अरे निखिल भाई साहब भी एक दो दिन बाद कभी आ जाते हैं तो पहले लोग लाइफ साइकिल यस लाइक सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर देना माधव आंसर दियो कितने टाइप्स की सेल पर एड्स का वायरस अटैक कर सकता है 4 और कौन सी भाई कौन सी होगा T helper, monocytes, brain and skin. ब्रेन के अंदर एक सेल का नाम बताएगा बेटा मैंने ये तो ईशांत बोल रहा है मैं माधव से पूछ रहा हूँ सर 4 पे कर सकता है 4 पे अच्छा यस सर रिदम आया रिदम से पूछते हैं हाँ जी रिदम कौन कौन सी सेल पर एड्स का वायरस अटैक कर रहा है बेटा नाम पता है एक तो TH सेल होगी टीएच हो गई और एक M से थी सर याद नहीं आ रहा वो मैक्रोफेज जैसे कुछ था मोनोसाइट हाँ मैक्रोफेज मोनोसाइट हो गया और एक और एक था सर नर्वस भी था ब्रेन में नर्वस में न्यूरोग्लियल सेल यस सर और चौथी थी लैंगरिन सेल अंडर द स्किन स्किन पर प्राइमरी अटैक होता था इसका मैक्रोफेज पे मोनोसाइट्स पे और सेकेंडरी अटैक होता था इसका टी हेल्पर से ठीक है तो आज का टॉपिक यही है कि कैसे वो अटैक कर रहा है कैसे वो सेल के अंदर जाएगा कैसे हम सेल को इन्फेक्ट करेगा और कैसे नए वायरसेस बनेंगे यदि का 3 एंजाइम के नाम बता जो एड्स वायरस के पास होते हैं भाई कौन नहीं हो रहा सन्मुख 3 एंजाइम के नाम सर याद नहीं अरे बड़ा सिंपल है 3 एंजाइम जो एड्स वायरस के पास होते थे कोई अच्छा, जानता हो वो बता दे RIT भी याद है सर मेरे को सर R का मतलब तो रिवर्स ट्रांसइन्वर्टिएज ट्रांसक्रिप्टेज है हाँ और P का मतलब प्रोटीएज P का मतलब प्रोटीएज I का नहीं पता सर आई का इन्वर्टेज ठीक है स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था और एक कल क्वेश्चन भी पुट किया था साउथ यूरोपियन कंट्री के ऊपर वो रीजन भी दे दिया था अब इस सेल के पास 2 साइट्स होंगी एक होगी CD4 साइट और एक होगी CXCR5 या CCR5 ठीक है तो एक साइट मैंने बनाई है बेटा ये है CD4 और सेकंड साइट मेरा दैट इज द कोर रिसेप्टर CCR5 ये सेकंड साइट तो पहली साइट पे ये बाइंड हो रहा है suppose that the first hand of virus is binding with CD4 and the second hand is binding with CCR5 the perfect binding मतलब अगर ये दोनों पे बाइंड नहीं होता तो ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 120 जो स्पाइक प्रोटीन मैंने बोला था ये बाइंड होता है होस्ट सेल की 2 रिसेप्टर साइट के साथ एक का नाम है CD4 और दूसरे का नाम है CCR5 या CXCR5 ये नाम अब जैसे ही ये बाइंड हुआ तो बेटा ये सारे स्पाइक प्रोटीन्स
स्टिमुलेट करेंगे लिपिड मेम्ब्रेन, स्टिमुलेशन होगा लिपिड। आपको याद होगा बाई लिपिड मेम्ब्रेन थी, बाई लिपिड मेम्ब्रेन थी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थे, स्पाइक प्रोटीन थे, मैट्रिक्स प्रोटीन थे और कैप्सिड प्रोटीन थे। इनका स्ट्रक्चर तो बता दिए थे आपको। अब क्या होगा, ये सारे प्रोटीन यहाँ से ये आपको पूरा बता रहा हूँ फाइंड होने के बाद तो है ही क्वेश्चन पूछेगा अगर हम गिनती का आंसर है ना बोला यस प्लीज ध्यान दो। ये हो गया बेटा। तो जो बाइलिपिड मेम्ब्रेन थी होस्ट सेल के साथ, जो बाइलिपिड मेम्ब्रेन थी वो होस्ट सेल के साथ जुड़ गई। ठीक है, पहले बाइंड हुआ कौन, आपको बताया CD4 के साथ और CXCR4 या CCR5 के साथ बाइंड हुआ और स्पाइक प्रोटीन सारे रिमूव हुए और जो लिपिड मेम्ब्रेन थी वो होस्ट सेल के साथ इस तरीके से बाइंड हो गई। ठीक है, अब बेटा इसके पास कितने आरएनए मॉलिक्यूल थे? वायरस के पास मैंने बताया थे 2 आरएनए। ठीक है, ये 2 आरएनए, नंबर 1 आरएनए और नंबर 2 आरएनए। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए। ठीक है, अब ये बेटा वायरस देखो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो चुका है और साथ के साथ मैंने पूछा था इसके पास 3 एंजाइम थे, याद होगा RIP के नाम से इसके बारे में बताया गया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनवर्टेज और प्रोटीएज, ये तीनों एंजाइम। तो अब ये सारा यहाँ पर है न्यूक्लियस, ये हमारी होस्ट सेल का यानी कि हमारी सेल, और वो हो सकती है टी हेल्पर सेल, हो सकती है मोनोसाइट सेल, हो सकती है न्यूरोग्लियल सेल, हो सकती है हमारी जो स्किन के अंडरलाइन लैंगरिन सेल है उसका। ये हमारी होस्ट सेल। इस होस्ट सेल के हमारे अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा या आरएनए? हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, है ना? होगा क्या? डीएनए। और वायरस के पास क्या है? आरएनए। सबसे पहला पॉइंट आपको जब लाइफ साइकिल पढ़ाना है या जब लाइफ साइकिल आप एग्जाम में लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको CD4 के साथ बाइंडिंग और CCR5 के साथ बाइंडिंग दिखानी है। दूसरा पॉइंट आपको वो स्पाइक प्रोटीन रिमूव करके जब बाइंड हो चुके हैं तो ये जो लिपिड मेम्ब्रेन थी वायरस की, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल कंबाइन कर देनी है। अब देखो ये एक वे बन गया है, आप देख पा रहे हैं पूरा वे बन गया। ठीक है, धीरे 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 ये सारा इसी के साथ ही जुड़ जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं आपको। अभी ये इसी के साथ इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है आगे से आगे, मतलब ये वायरस का पूरा मेम्ब्रेन इसी के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा पूरा। अंडरस्टैंड? जैसे जैसे इनकॉर्पोरेट होगा तो ये आरएनए और इसके एंजाइम इस सेल के अंदर आ गए। ये हो गए आरएनए, दोनों आरएनए किसके आरएनए हैं? वायरस के। क्या इस पॉइंट पर आरएनए इस होस्ट सेल के अंदर चला गया है? वायरस का आरएनए होस्ट सेल के अंदर आ गया है। क्या इस पॉइंट पर इस पर्सन को एड्स हो गया है? नो, नहीं सर। क्या इस पॉइंट नहीं हुआ? एड्स कब होगा? जब इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब एक पॉइंट समझने वाला है कि वायरस का है आरएनए और हमारा है डीएनए, तो आरएनए डीएनए के साथ कभी भी नहीं जुड़ सकता। यानी कि फर्स्टली इस आरएनए को हमारे डीएनए के साथ अगर जुड़ना है तो इस आरएनए से क्या बनना होगा? डीएनए। और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए इस वायरस के पास एंजाइम भी था, इसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखना, ये पूरा
इनकॉर्पोरेट हो चुका है। हल्का हल्का मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको लगे ये वायरस की मेम्ब्रेन का पूरा। हमारी होस्ट सेल के साथ वायरस की बायोलिपिड प्रोटीन लेयर सब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। वायरस की जो मैट्रिक्स प्रोटीन थी, कैप्सिड प्रोटीन थी, लिपिड मेम्ब्रेन थी, सारी हमारी होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, एंजाइम था, वो हमारे होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। समझ गए हो? ठीक है। अब बेटा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिएक्ट कर रहा है और ये दोनों आरएनए मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देंगे? डीएनए। ये हो गया वायरल डीएनए। वायरल वायरस वायरस के केस में नहीं है। ठीक है। तो बेटा ये ध्यान देना, अब ये जो डीएनए बना है ये है वायरल डीएनए, क्योंकि वायरस के आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिएक्ट करके डीएनए बनाया है और इस डीएनए को हम बोल रहे हैं वायरल डीएनए। क्या इस टाइम पर इस पर्सन को एड्स हो चुका है? नहीं, क्योंकि अभी तक ये हमारे डीएनए के साथ जुड़ा ही नहीं। जब ये डीएनए अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हमारे डीएनए को जब इन्फेक्ट करेगा, उसके साथ जुड़ेगा, तो एड्स होगा। यानी कि अभी ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। जाना कहाँ है? न्यूक्लियस में। कैसे जाएगा? पॉइंट ये है। ये कैसे जाएगा बेटा? पॉइंट ये है, इनवर्टेज एंजाइम सुना होगा आपने, वो ये काम करेगा। इनवर्टेज एंजाइम इनकॉर्पोरेट करेगा वायरल डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ। यानी कि अब यहां पर इनवर्टेज एंजाइम का फंक्शन है। वायरल डीएनए साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाकर हमारे ह्यूमन के डीएनए के साथ इंसर्ट हो रहा है। इसको इंसर्टेज या इनवर्टेज जो भी आप है ये नाम दे रहे हो। ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड वायरल डीएनए with human DNA, human cell DNA या host cell DNA। एक ही बात। अब ये डीएनए चला गया है और ये इनकॉर्पोरेट हो गया। मैंने रेड कलर किया है। देखो हमारे इस सेल के डीएनए के साथ ये जुड़ चुका है और दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। ये वो पॉइंट है जिस टाइम पर इस पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि ये पर्सन अब एड्स डिजीज से इन्फेक्टेड हो गया है। अब बेटा आपके होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टेज। वायरस लेकर आया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें वायरस के आरएनए से बना था डीएनए। वायरस लेकर आया था इंसर्टेज इनवर्टेज, जिससे वायरस का डीएनए हमारे ह्यूमन के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ था। हमारे न्यूक्लियस में, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंजाइम है ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमारे डीएनए से क्या बनाता है? आरएनए। क्या बनाएगा? आरएनए। यानी कि यहाँ पर एंजाइम है ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर जो एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्टेज। अब सोचो हमारे डीएनए के साथ कौन सा डीएनए इनकॉर्पोरेटेड है? वायरल डीएनए। वायरस का डीएनए हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो जब ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस डीएनए से आरएनए बनाएगा तो वायरल डीएनए से भी क्या बनेंगे? आरएनए। क्योंकि ऑब्वियस है वो डीएनए वायरल का है और उससे जब आरएनए बनेंगे तो वो वायरल का ही जेनेटिक मटेरियल होगा। यानी कि यहाँ से ये अटैक किया और यहाँ पर ये जो नए आरएनए बन रहे हैं, मान लो ये नए आरएनए मैंने बनाए, ये सारे वायरस के आरएनए हैं। किसके आरएनए हैं? वायरस के आरएनए। हमारे भी आरएनए होंगे लेकिन वो हमारे नॉर्मल होंगे, नॉर्मल डीएनए जो है वो अलग,
लेकिन हमारे नॉर्मल डीएनए के साथ वायरस का भी तो डीएनए है, वो ट्रांसक्रिप्टेज से रिएक्ट करके खुद के आरएनए बनाने शुरू करेगी। अब यहाँ पर ये वो स्टेज है जहां पर वायरस का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। देखो आया एक ही था, बन इतने सारे, कॉन्टिन्यूटी में कितने मर्जी आरएनए बना सकता है। हमारा डीएनए 24 घंटे में कितने मर्जी आरएनए बना सकता है। जितने हमारे नॉर्मल आरएनए बनेंगे उतने ही वायरल आरएनए बनते जाएंगे इस सेल के अंदर। तो अब देखो मैंने काफी आरएनए बनाए हैं, लेकिन क्या ये अभी वायरस है? अभी ये वायरस नहीं है। अब आपको सुनने में आया होगा, मैंने बताया भी था, एक एंजाइम रह गया है जिसका नाम था प्रोटीएज, याद होगा आपको। तो प्रोटीएज एंजाइम यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, जो यहाँ पर प्रोटीन है वो वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इनके साथ इनकॉर्पोरेटेड है वायरल प्रोटीन। तो प्रोटीएज एंजाइम वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है, वायरल प्रोटीन। और जैसे वायरल प्रोटीन बनेगा इस वायरल डीएनए से भी, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम इस वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होगा और ये सारा प्रोटीन कवर अप होगा और इसी सेल के अंदर न्यू वायरसेस फॉर्मेशन हो जाएंगे। जब ये सेल नए वायरस बन गए इस सेल के अंदर, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम ने वायरल प्रोटीन बना दिया, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने वायरल आरएनए बना दिए। प्रोटीन की कवरिंग आ गई है, वो सारे प्रोटीन वो प्रोटीएज एंजाइम बनाएगा जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर हो। दैट्स ऑल आर द प्रोटीन दैट्स आर फॉर्म इन द होस्ट सेल, सारे के सारे प्रोटीन होस्ट सेल के अंदर। अब जैसे ही ये कंप्लीट सेल तो 100% जब इतने सारे वायरस इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए, डेफिनेटली ये सेल काम नहीं करेगी, ये सेल ब्रस्ट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। जैसे ये सेल ब्लास्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दिस वायरस रिक्वायर्ड न्यू सेल। अब देखो पहले मान लो एक वायरस एंटर हुआ था, इसने एक होस्ट सेल पे अटैक किया, लेकिन ये एक होस्ट सेल ने जितना टाइम तक ये होस्ट सेल सर्वाइव की, कितने वायरस बना दिए होंगे इसने। मतलब 24 घंटे में हो सकता है 24,000 वायरस इसने बना दिए होंगे। वो 24,000 वायरस अब 24,000 होस्ट सेल पे अटैक करेंगे। सोचो वो 24,000 होस्ट सेल पे जब अटैक करेंगे तो 24 घंटे में वो 24,000 होस्ट सेल 24 लाख की वायरस बना सकती है, और वो फिर 24 लाख वायरस इस तरीके से फैलता है, इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल बनता है। यस, तो ये सारे वायरस अटैक करेंगे, क्योंकि ये सेल तो ब्लास्ट हो चुकी है, इस सेल इज कंप्लीटली ब्लास्ट, इस सेल को तो मार दिया इस वायरस ने। अब ये ढूंढेंगे अदर सेल, मान लो ये अदर होस्ट सेल है, अब ये इन पे अटैक करेंगे। वायरस के पास अभी क्या है, ये जो वायरस है जो दिख रहे हैं इनके पास अभी भी क्या है, आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन्वर्टेज, प्रोटीएज। फिर से वही सेम काम जो मैंने यहाँ पढ़ाया, अब वो अदर उसी सेल में चलेगा। फिर उस सेल के अंदर और नए वायरसेस बनेंगे, तो ऐसे कितने सारे वायरस आपकी बॉडी में कितनी सारी होस्ट सेल को डैमेज करेंगे। अल्टीमेटली अगर टी हेल्पर सेल को डैमेज कर रहे हैं या मोनोसाइट्स को डैमेज कर रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होता जाना। ये है बेटा लाइफ साइकिल ऑफ एड्स। आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर डायग्राम दे रखा है इसका, ठीक है। इसमें होस्ट सेल दिखा रखी है, वायरस दिखा रखा है, वायरस का इनकॉर्पोरेशन दिखा रखा है, उसका आरएनए से डीएनए बनता हुआ दिखाई दे रखा है, डीएनए उसके साथ हमारे डीएनए के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो नए आरएनए बना रहा है, नए प्रोटीन बना रहा है। ये पूरी सेल ब्लास्ट हो रही है अदर वायरस, अदर होस्ट सेल में। बड़ा सिंपल सा लाइफ साइकिल है, बोर्ड एग्जाम इसे 3 नंबर में डालेगा। और देखो इस साल तो बहुत चांसेस है इसके आने के, क्योंकि लाइफ साइकिल मेनली 3 है, एक है एस्कैरिस की, एक है एड्स की, और एक आएगी मलेरिया। एक लाइफ साइकिल आपके बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, डेफिनेटली आती है। तो इन तीनों, 2 तो हो गई एस्कैरिस की मैंने करा दी,
एड्स की मैंने ये आपके सामने करवाई है। करना क्या है इसमें, एक होस्ट सेल बनानी है, वायरस बनाना है, इनकॉर्पोरेशन दिखाना है, स्टेप लिखने हैं, खत्म, लाइफ साइकिल ऑफ एड्स। बड़ा सिंपल सा है, आपकी बुक में सिंपल डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, incubation time periods of AIDS। incubation time periods क्या है AIDS का? देखो incubation time periods AIDS वाले का 6 महीने से लेकर 10 साल तक हो सकता है, यानी कि अर्ली सिम्टम्स नहीं आते हैं कई बार। अर्ली सिम्टम किस वजह से नहीं आएंगे बेटा? बिलियन सेल्स है आपकी बॉडी में, एकदम से बिलियन सेल थोड़ी ना डिफेक्ट हो जाएगी, कुछ कुछ सेल करके डिफेक्ट होंगी। तो जब पता चलेगा, मान लो आज मैं आपकी बॉडी में 100 सेल खत्म कर दूं, 100, आपको कुछ नहीं पता चलना। मैं आज खत्म कर दूं 1000 भी, तो भी कुछ नहीं पता चलना। आपकी खत्म कर दूं आज मैं 50,000, तो भी कुछ नहीं पता चलना। जब सेल्स आपके मिलियंस में खत्म होने शुरू होते हैं, मिलियंस यानी कि 10-10 लाख सेल आपके खत्म होने शुरू होते हैं, तो सिम्टम्स आने शुरू। 1 लाख आरबीसी रोज डेड होता है, इसको क्या सिम्टम आता है ना? तो ये सिम्टम इसलिए जल्दी नहीं आता है एड्स का। तो एड्स का अर्ली कोई सिम्टम नहीं है, पॉइंट ध्यान रखना, अर्ली एड्स के कोई सिम्टम नहीं आएंगे। कोई अर्ली सिम्टम्स नहीं है। दूसरा, इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड जो है 6 मंथ 10 ईयर, 6 महीने से 10 साल तक सिम्टम आ सकता है। हो सकता है वायरस जिस दिन एंटर किया हो उसके 6 महीने के अंदर या 10 साल तक भी उसका सिम्टम आ सकता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। तो बड़ा सिंपल है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। अननोन का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि अगर आपको नहीं जानते कि वो एड्स से डिफेक्टेड है या नहीं, है ना? अगर मान लो आप किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहे हो और पता लगे बाद में कि वो एड्स से सफर कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी एड्स होगा। इसलिए अननोन पार्टनर के साथ जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यूज कॉन्डम्स, ठीक है, जो एड्स को बचाने में हेल्प करेगा, क्योंकि वेजाइनल सिक्रीशन आपका टच नहीं होगा आपके ग्लैंड पेनिस के साथ। यस। सेकंड, सिंगल नीडल का यूज आप मल्टीपल पेशेंट्स के अंदर नहीं कर सकते हो। एक ही नीडल से मल्टीपल पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक पेशेंट एड्स से सफर कर रहा हो, तो जिसमें वो नीडल गई है तो उसका ब्लड दूसरे पर्सन के उसमें चला जाएगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। अगर सिंगल नीडल से हम मल्टीपल, और रेजर सुना होगा जिससे शेव होता है, किसी भी सैलून शॉप पे सेम रेजर ब्लेड से मल्टीपल शेव नहीं होनी चाहिए, अदर पर्सन की नहीं, क्योंकि शेविंग के टाइम पे भी कट्स लगते हैं। आप देखते हो पर्सन को ब्लीडिंग होती है, कई बार ब्लड कट लग ब्लेड का कट लग जाता है जिससे ब्लीडिंग है, तो उससे भी वो ट्रांसफर हो सकता है। तो 3 तरीके मेनली मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से हम एड्स से प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। और तरीके जो है बेटा वो है, कुछ सोसाइटीज, कुछ कमिटीज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है, जैसे एक नैको, सुना होगा आपने, ऐड आता है टीवी में, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका साइन आपने देखा होगा, रेड कलर का ऐसा रिबन होता है, और उसको ना यहाँ पर जो आपकी आम होता है यहाँ पर लगाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो
कोई भी मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप देखोगे चाहे आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, 1 दिसंबर को वो अपने यहाँ आर्म पर ये वाला रेड रिबन ऐसे लगाते हैं इस फॉर्म में, जो ये बताता है कि हमें किस तरीके से एड्स को कंट्रोल या लोगों को एड्स के बारे में अवेयर करना है ताकि इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सके। ठीक है, 1 दिसंबर जो है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 दिसंबर नेशनल एड्स डे है। एड्स डे के तौर पर इसे सेलिब्रेट तो क्या कहूँगा, इसको बनाया जाता है क्योंकि इस दिन हम अवेयर करते हैं उन पर्सन्स को जो एड्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें एड्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। इसी आम पर ही क्यों लगाया जाता है बेटा? मतलब इधर आम पर क्यों लगाया जाता है, शरीर में तो यहाँ नहीं, बालों में नहीं, कहीं में नहीं। रीजन है बड़ा सिंपल है, इंजेक्शन जो है इंट्रावेनस वो आपके आर्म पर लगता है। जो बैक इंजेक्शन लगता है वो बॉलर्स पे लगता है, मास्क पे लगता है। आर्म पे जो इंजेक्शन लगता है वो इंट्रावेनस लगता है। और मेडिकल प्रोफेशनल वाले इंजेक्शन तो लगाते ही हैं, आप जानते हो। तो ये साइन बताता है कि आपको इंजेक्शन लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो नीडल पहले यूज ना हो। यही एक रीजन। इसके अलावा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं, एनजीओस लगाए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है कि एड्स इस तरीके से होता है, उसके कोज बताए जाते हैं कैसे एड्स हो सकता है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा, कैसे इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स का जो ट्रीटमेंट है वैसे तो नहीं है, इधर लिखा जाता है नो क्योर फॉर एड्स, एड्स का कोई इलाज नहीं है। फिर भी जिस जो पेशेंट है एड्स का, उसकी संतुष्टि के लिए कुछ दवाइयाँ जरूर दी जाती है। ठीक है, ताकि उसे लगे हाँ हाँ इलाज है, लोग भी उसे जरूर कहेंगे हाँ हाँ इलाज है एड्स का। वैसे एड्स का कोई इलाज नहीं है, संतुष्टि है सिर्फ कि आप बच जाओगे। आपको एक ना एक दिन मतलब उसका जो लास्ट स्टेप होगा वो डेथ। ठीक है, तो क्योर नहीं है इसका, वो क्योर मतलब आज तक मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जैसे हम और डिजीज के लिए इलाज कर लेते हैं वैसा कोई इलाज एड्स के लिए आया हो। एंटीवायरल ड्रग्स हम देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स। तो ड्रग्स के नाम लिख रहा हूँ बेटा, डिस्फ्लुरान ड्रग ऐसा माना जाता है कि जो रेप्लिकेशन है एड्स का हमारे सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसे कम करती है डिस्फ्लुरान। ठीक है, इनहिबिट द रेप्लिकेशन, इनहिबिट रेप्लिकेशन ऑफ एड्स वायरस इन होस्ट। एक है एन्फ्यूजन, एन्फ्यूजन। इस ड्रग के बारे में बड़ी रिसर्च चली थी बेटा। ऐसा माना गया था कि ये एन्फ्यूजन ड्रग अगर एड्स के पर्सन को दे दी जाए तो जो बाइंडिंग होती है एड्स के वायरस की किसी होस्ट सेल के साथ, आपको याद होगा CD4 और CCR4, ये उन साइट को ब्लॉक कर देती है, ये उन साइट को ब्लॉक कर देती है एन्फ्यूजन ड्रग। तो लिख सकते हो ब्लॉक द रिसेप्टर साइट। पर ऐसा है नहीं, एन्फ्यूजन देकर भी ट्राई किया है, ऐसा हो नहीं रहा है पॉसिबल। इसके अलावा एज़ोटोविडीन, एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग, एसाइक्लोविर ये एंटीवायरल ड्रग्स ये दिया जाता है एड्स पेशेंट।
डिटेक्शन टेस्ट जो है एड्स का वो है एलिसा और पीसीआर। बायोटेक में आएगा डिटेक्शन टेस्ट, एलिसा का फुल फॉर्म पढ़ा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका डिटेल आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी है सिलेबस में, उसका एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और एक है पीसीआर, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, तो बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको VDRN टेस्ट भी बोलते हैं हम। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी इसकी फुल फॉर्म है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। फुल फॉर्म आ सकती है किसी की भी एक नंबर में। सर चेन के बाद क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDR। डिटेक्शन टेस्ट मिलता एड्स। ये हुआ बेटा एड्स का समापन, एड्स खत्म, इम्यूनोडेफिशिएंसी खत्म। आई थिंक इम्यूनोडेफिशिएंसी में आपके एड्स ही है सिलेबस के अंदर। मैं चेक करता हूँ एक मिनट, इम्यूनोडेफिशिएंसी में कोई और डिसऑर्डर है या नहीं। में एक कैंसर भी आता है, लेकिन कैंसर का कोज कोई वायरस नहीं है, मतलब बहुत सारे सॉर्सेज हैं कैंसर, ठीक है। तो कैंसर फिर कल ही स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से, आज तो टॉपिक हो चुका है पूरा। कितना टाइम बेटा में पढ़ाते हैं? मलेरिया शुरू करते हैं एक बार। कैंसर बाद में कराएंगे, अब तो ज्यादा नहीं रहा है। मलेरिया जो कोज है, मलेरिया कितने दिन का चैप्टर है? मलेरिया है। इसके बाद देखिए कौन सा करेंगे। जो कॉज है मलेरिया का वो एक पैरासाइट है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये एक कॉज है मलेरिया, और ये प्लाज्मोडियम डायरेक्ट तो किसी पर्सन में ट्रांसफर हो नहीं सकता, इसके लिए मॉस्किटो चाहिए बेटा, और वो भी फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस। इसके लिए वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस। ध्यान देना, अगर लाइफ साइकिल पढ़ोगे प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, यानी कि और नए प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे बनते होंगे। फीमेल एनाफिलिस सिर्फ ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के लिए इसे 2 होस्ट चाहिए। ध्यान रखना, इसे 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। एक बेटा फीमेल एनाफिलिस खुद है और एक ह्यूमन बीइंग, यानी कि प्लाज्मोडियम अगर अपना रिप्रोडक्शन करना चाह रहा है तो आपके बिना नहीं कर पाएगा। यू आर आल्सो द होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करेगा तो एक प्लाज्मोडियम बनेगा। आपके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर उसका एसेक्सुअल फेज चलता है और फीमेल एनाफिलिस के अंदर उसका सेक्सुअल फेज। ध्यान रखना, ह्यूमन के अंदर इसका एसेक्सुअल फेज चलता है और
सेक्सुअल फेज चलता है। प्लाज्मोडियम 4 टाइप का होगा, प्लाज्मोडियम वायवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपुरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। 4 टाइप्स का होता है बेटा, प्लाज्मोडियम वायवेक्स मलेरिया। देखो 2 ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन है, वायवेक्स और मलेरिया, ये आप लोगों को होता है, बड़ा कॉमनली है। फेल्सीपुरम बड़ा डेंजरस है, और ओवेल ऐसा प्लाज्मोडियम है जो इंडियन स्पीशीज यानी कि इंडिया के अंदर हमें नहीं मिलता। ध्यान रखना कि ये दोनों बड़े कॉमन है। ये डेंजरस है एंड नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इसके आगे की डिटेल हम कल ही पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे